हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी बीएस नेगी 5th एडिशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 5 कवर कर रहे हैं, गढ़वाल में परमार शासन। इसके शासक हम लोग अभी कवर कर चुके हैं। आज हमें इसका प्रशासनिक व्यवस्था देखना है। तो पनवार या फिर परमार बोल सकते हैं। तो परमार कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखिए, इसमें जो सर्वोच्च अधिकारी, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था गढ़नरेश। गढ़नरेश राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। गढ़नरेश मतलब जो राजा होता था, ठीक है। और इसका जो पुत्र होता था उसको युवराज बोलते थे या फिर टीका बोलते थे या फिर कुमार कहा जाता था, ठीक है। अब राजा के बाद जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था उसे दीवान या वजीर होता था, ठीक है, जिसका काम क्या होता था? राज्य की आंतरिक व्यवस्था या नीतियों का निर्धारण करना। अब दीवान और वजीर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सुदर्शन शाह जो टिहरी का नरेश था, ठीक है, टिहरी का पहला नरेश था। तो सुदर्शन शाह के टाइम पर, यानी कि सुदर्शन शाह के समय दोनों पदों पर जो दीवान होते थे और वजीर होते थे, अलग अलग व्यक्ति आसीत होते थे। यानी कि उस समय अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर पद पर होते थे। दीवान अलग होता था, जो वजीर थे वो थे दुर्गादत्त पनियोली, और जो वजीर था सुदर्शन शाह के टाइम पे वो ज्वालादत्त बहुगुणा था, ठीक है। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कीर्ति शाह के समय हरे कृष्ण रतूड़ी जो हैं वो वजीर पद पर थे, जबकि तिलाड़ी कांड के जो जिम्मेदार थे चक्रधर जुयाल, वो नरेंद्र शाह के समय दीवान होते थे। तिलाड़ी कांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग नेक्स्ट आगे हम कवर करेंगे इसको भी। तो जो चक्रधर जुयाल थे वो तिलाड़ी कांड से संबंधित है। वो किसके समय दीवान थे? नरेंद्र शाह के टाइम पे दीवान थे। कीर्ति शाह के टाइम पे वजीर कौन थे? हरिकृष्ण रतूड़ी। सुदर्शन शाह के समय याद रखना है, वजीर कौन थे? दुर्गादत्त पनियोली, और दीवान थे ज्वालादत्त बहुगुणा। पनवार कालीन प्रशासन में एक और पदाधिकारी होता था, ठीक है, एक और नया जो है पदाधिकारी होता था, उसको दिवाल्याधीक्षक बोलते थे। दिवाल्याधीक्षक जो इस समय जिसका काम क्या होता था? जिसका काम होता था दिवाल्य प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता था, दिवाल्य प्रबंध करना, ठीक है, ये उसका काम होता था। प्रद्युम्न शाह के समय और सुदर्शन शाह के जो समय, सुदर्शन शाह के राज्यकाल में जो देवालयाधीक्षक होता था वो था हरिदत्त शास्त्री। तो देवालयाधीक्षक प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह के टाइम पे कौन था? हरिदत्त शास्त्री था। प्रशासनिक जो सुविधा के दृष्टि से राज्य विभक्त था। तो राज्य किस उसमें चार उसमें विभक्त था, देखा जाए चार भागों में विभक्त था प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। एक तो थाना होता था, एक परगना होता था, पट्टियाँ होता था, ग्राम होता था। ग्राम जो होता था प्रशासन की इकाई में सबसे छोटा जो होता था वो ग्राम होता था, ठीक है। अब सुदर्शन शाह के टाइम पर, यानी सुदर्शन शाह के समय चार थानों में विभक्त था राज्य, जो है चार थानों में विभक्त था, चार थाने थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे प्रमुख था वो था थानेदार। अब बात करते हैं परगमने की। जो व्यवस्था करने वाला पदाधिकारी होता था उसे सुपरवाइजर कहा जाता था। सुपरवाइजर का सेम काम होता था जो ब्रिटिश शासन में कानूनगो के समान पद होता था। तो जो हम ब्रिटिश पढ़ेंगे उसमें जो काम होगा, कानूनगो का काम होगा, वही सेम काम सुपरवाइजर का होता था परमार शासन में। तो परमार में जो परगमने होते थे, थाना के बाद परगमने आते थे, तो परगमने की व्यवस्था को कौन का अधिकारी कौन करता था? सुपरवाइजर करता था, ठीक है। वकील अन्य राज्यों में वैदेशिक संबंधों के लिए राजा के प्रतिनिधि होते थे। परगमनों के बाद पट्टियाँ आती थी, हमने भी पढ़ा है, जिसका शासनकाल पटवारी संभालते थे, जिनका काम क्या होता था? जो राजस्व अधिकारी होते थे, ठीक है। पटवारी कौन होते थे? राजस्व अधिकारी होते थे। और ये परगमने के बाद पट्टियाँ होती थी, ठीक है, पट्टियों का शासन संभालते थे। अब परगमने में जो राजस्व वसूली का काम होता था वो होता था थानेदार का, जिन्हें कमीण या फिर सयाना कहा जाता था। कमीण या सयाना किसे कहा जाता था? जो थोकदार होते थे, जिनका काम होता था परगमने में राज्य वसूली का कार्य करना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया कौन होता था? प्रधान होता था। हमने पढ़ा है कि ये पूछा जाता है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम है। मुखिया कौन है इसका? प्रधान है, ठीक है। प्रधान कौन है? प्रधान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्राम में राजस्व, यानी कि गांव में राजस्व एकत्रित कर, यानी कि इकट्ठा करके धनराशि पटवारी को सौंप देता था। और यह जो इसका जो पद होता था वंशानुगत होता था। प्रधान गांव के मौरूसीदारों में से नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक गांव में राजस्व वसूली के लिए प्रधान होते थे। तो राजस्व वसूल करने के लिए कौन होते थे? प्रधान होते थे। और इन्हें किस में से नियुक्त किया जाता था? इन्हें मौरूसीदारों में से नियुक्त किया जाता था। मौरूसीदार अभी हम पढ़ेंगे कौन होते थे। पर पनवार राजाओं के नाम के साथ रजबार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जगतपाल के तामपत्र में मिलता है। एटकिंसन के अनुसार कत्यूरी राज्य में युवराज को रजबार कहते थे और अस्कोट के पाल कत्यूरी शासक रजबार
विरुधावली का प्रयोग करते थे। तो रजवार कौन होते थे? देखिए, परमार शासकों, जो परमार शासक है उसमें रजवार शब्द का प्रयोग हमें सबसे पहले कहाँ मिला है? जगतपाल के तामपत्र में। और एटकिंसन ये कहते हैं कि कत्यूरियों में जो युवराज होते थे उन्हें रजवार कहा जाता था, और अस्कोट के जो पाल कत्यूरी शासक होते थे वो रजवार विरुधावली का प्रयोग करते थे। ठीक है। गढ़ राज्य ने अलग अलग समय में रोहिला, तुर्क, मराठा, सिख आक्रमण को विफल किया है, यानी कि इनके आक्रमण हुए हैं और इन्होंने ये इसमें जीते हैं। ये इनके आक्रमण को विफल किसके रोहिला, तुर्क के, मराठा और सिख, इन्होंने आक्रमण किए हैं। ठीक है। तो इनके जो गढ़वाल राज्य थे, गढ़वाल राज्य के समय अलग अलग आक्रमण हुए, ये आक्रमणों को विफल किया है। अब बात करते हैं भू व्यवस्था की। जो परमार शासन में भू व्यवस्था थी वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कर वगैरह पूछे भी जाते हैं। ठीक है। जैसे पौंड टूटी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब कत्यूरी राज्य के समान गढ़ राज्य में भी भूमि का स्वामित्व राजा में निहित होता था। तो भूमि का स्वामित्व किसमें निहित होता था? राजा में निहित होता था। राज्य आय का प्रमुख साधन सिरती और भूमि कर होता था। तो राज्य आय का प्रमुख साधन होता था वो सिरती होता था या फिर भूमि कर होता था। ठीक है। राजा 3 परिस्थितियों में भूस्वामी दूसरे को दे सकता था। कौन कौन सी 3 परिस्थितियां थी? जो भूमि का स्वामित्व है दूसरों को दे सकता था। एक तो संकल्प के द्वारा, संकल्प या विष्णु प्रीति के द्वारा जो विद्वान ब्राह्मणों को दिया जाता था। दूसरा रौद के द्वारा जो वीरता प्राप्त सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। तीसरा जागीर के रूप में जो राज्य अधिकारियों को दिया जाता था। ठीक है। 3 तरह से जो है राजा जो 3 परिस्थितियों में भूस्वामित्व जो है कि दूसरे को दे सकता था। एक तो संकल्प के द्वारा, रौद के द्वारा और जागीर के द्वारा। अब बात करते हैं आसीम। देखिए आसीम क्या होता है? आसीम होता है राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को आसीम कहा जाता है। तो कृषि भूमि पर राजा के अनुसार, ठीक है, कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को आसीम कहा जाता है। आसीम 3 तरह के होते थे। कौन कौन से होते थे? खायकर, सिरतान और मौरूसी। हमने मौरूसीदार भी पढ़ा था ना, वो होते हैं। ठीक है। तो ये जो आसीम है वो 3 तरह के होते थे, खायकर, सिरतान और मौरूसी। ठीक है। जो व्यक्ति राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से करता था, यानी कि खुद से, मतलब स्वतंत्र रूप से करता था। ठीक है। और राजा को सीधे राजस्व जो है राजा को देता था। जो व्यक्ति जो कृषि का कार्य स्वतंत्र रूप से करता था और राजा को सीधे जो है राजस्व दिया जाता था, डायरेक्ट देता था, उसे मौरूसीदार कहा जाता था। जो सीधे देता था, बीच में किसी और को नहीं देता था, वो डायरेक्ट राजा को देता था, मौरूसीदार कहा जाता था। सिरतान की बात करें, जो मौरूसीदार या खायकर को उसकी भूमि हेतु सिरती या नगद रकम दिया करता था, उसे बोला जाता था सिरतान। खायकर की बात करें, जो मौरूसीदार के अधीन, यानी कि मौरूसीदार के अधीन होता था, उसकी भूमि से कमाता था एवं निर्धारित रकम मौरूसीदार को दिया जाता था, उसे खायकर कहा जाता था। अब बात करते हैं धातवान की। भूमि पर बसे किसान धातवान के खायकर कहलाते थे। धातवान के खायकर कौन कहलाते थे? धातवान के खायकर, धातवान की भूमि पर बसे किसान जो होते थे वो धातवान के खायकर कहलाते थे, जिसे वह कभी भी हटा सकता था। ठीक है। जिस समय तक खायकर धातवान को राजस्व देता था उसे धात से नहीं हटाया जा सकता था। जब तक वो राजस्व देता रहता था तब तक उसे हटाया नहीं जा सकता था। परमार शासन कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में लेते थे, जिसे तिहाड़ी कहा जाता था। कितना लेते थे? वो 1/3 कर के रूप में लेते थे। परमार शासक जो है कृषि की उपज का 1/3 लेते थे, जिसे तिहाड़ कहा जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं अधिक उर्वरकता वाली भूमि के उत्पादन का अधेल या आधा भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। जो अधिक साधारण उर्वरकता वाली भूमि होती थी उनसे अधेल या फिर आधा भाग जो है भूमि कर के रूप में लिया जाता था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है। अब पूछा जाता है पौंड टूटी क्या है? पौंड टूटी एक तरह का कर है, आयात निर्यात कर है। ठीक है। तो पौंड टूटी आयात निर्यात कर है, डायरेक्ट पूछा जाता है। धूली प्रथा एक नापतोल की पद्धति है जिसका प्रचलन अजय पाल ने किया था। तो ये पूछा जाता है धूली पाथा क्या है? धूली पाथा का प्रचलन अजय पाल ने किया था। नापतोल की पद्धति है जो संवतः 2 किलो के बराबर होता था। ठीक है। औताली भूमि लावारिस भूमि होती थी, जो पुत्रहीन व्यक्ति की होती थी, याद रखिएगा। गयाली भूमि कौन सी होती थी? गयाली भूमि वह भूमि जिसका भूस्वामी अपना अधिकार छोड़कर दूसरी जगह बस जाता था। अपना अधिकार, अब जो वह भूमि जिसका भूस्वामी अपना अधिकार छोड़कर दूसरी जगह बस जाएगा उसे गयाली भूमि कहेंगे। मुयाली भूमि कौन सी होती थी? वह भूमि जिसके भूस्वामी की मृत्यु हो जाए उसे गुयाली भूमि कहेंगे। तो याद रखिएगा, पौंड टूटी आयात कर है, धूली पाथा नापतोल है, अजय पाल ने स्टार्ट की थी। औताली भूमि लावारिस भूमि जो पुत्रहीन व्यक्ति की होती थी। गयाली भूमि जो भूस्वामी अपना अधिकार छोड़कर दूसरी जगह बस जाता था, गयाली भूमि। मुयाली भूमि वह भूमि जिसके स्वामी की मृत्यु हो जाए। ठीक है।
अब गढ़ राज्य में भूमि माप की जो सबसे बड़ी इकाई है ज्यूला है और सबसे छोटी इकाई है मुट्ठी है। ठीक है, ये ज्यूला और मुट्ठी याद रखिएगा। सबसे बड़ी इकाई ज्यूला है, सबसे छोटी इकाई मुट्ठी है। तो भू व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब गढ़ नरेशों की जो सैनिक व्यवस्था होती थी और अन्य पदाधिकारी होते थे वो देख लेते हैं। गढ़वाल का सर्वोच्च मंत्री मुख्तार होता था। ठीक है, गढ़ सेना पलटनों में विभक्त होती थी जिसे सलान, बधान, लोहवा कहते थे। प्रत्येक परगने के सैनिक शासक को फौजदार कहते थे, जिसका कार्य परगने में शांति व्यवस्था कायम करना। फौजदार का काम क्या होता था? परगने में शांति व्यवस्था को कायम रखना। ठीक है, अब राजकीय कार्यालय जो के महानिर्देशक को दफ्तरी कहा जाता था। तो दफ्तरी किसे कहा जाता था? राजकीय कार्यालय के महानिर्देशक को, जिसका जो कार्यकाल होता था राजधानी में होता था। और इसका काम क्या होता था? जो कर्मचारी की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता था। तो ये जो दफ्तरी होता था, इसका काम होता था जो कर्मचारी की नियुक्ति करना, किसको नियुक्त करना, ये सारा देखता था। फिर इसका ट्रांसफर कहाँ पर करना है, वो सारी चीज़ें जो है दफ्तरी करता था। ठीक है, अब मोलाराम के ग्रंथों में संदेश वाहक को, जो संदेश भेजता था, संदेश वाहक को चणु या राजप्रसाद में अर्दली का कार्य करने वाले को चाकर कहा गया है। ठीक है, अब राजा के साथ जो चांदी का दंड लेकर, एक चांदी का डंडी टाइप से चांदी का होता था, ऊपर कुछ बना होता था। तो आपने देखा भी होगा राजा के साथ एक, जैसे मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, तो राजा के साथ जो चांदी का एक दंड लेकर चलने वाला होता था उसे चौबदार कहा जाता था, राजा के साथ में चलता था। ठीक है, गढ़ राज्य के मंत्रिमंडल में एक धर्माधिकारी होता था। मोलाराम ने उसे ओझा गुरु कहा गया है। तो धर्माधिकारी होता था। ठीक है, जिसे क्या कहा गया है? मोलाराम ने क्या बोला है? ओझा गुरु बोला है। पनवार काल में सुपकारपति नामक अधिकारी जो है राजकीय भोज का प्रभारी होता था। तो राजकीय भोज का प्रभारी कौन होता था परमार शासनों में? उसमें ये होता था सुपकारपति। सुपकारपति कौन होता था परमार शासन में? राजकीय भोजन का प्रभारी होता था। अब देखते हैं जो इसका साहित्य है, परमारकालीन या परमारकालीन साहित्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें अभिलेखों की भाषा है वो दो भाषाओं में है, एक तो संस्कृत है, एक गढ़वाली है। अभिलेखों में अनंतपाल द्वितीय का धारशिला अभिलेख, प्रदीप शाह का डांक अभिलेख, सुदर्शन शाह का बाड़ाहाट अभिलेख संस्कृत प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये तो भाषा पूछ सकते हैं कौन सी भाषा है इनकी, परमार कालीन अभिलेखों की, संस्कृत और गढ़वाली। फिर आपने याद रखना है, इस तरह से पूछा जा सकता है कि अनंतपाल द्वितीय का जो धारशिला अभिलेख है वो किससे संबंधित है? अनंतपाल द्वितीय से। डांग अभिलेख किससे है? प्रदीप शाह से। बाड़ाहाट अभिलेख जो संस्कृत में है प्रसिद्ध किससे है? सुदर्शन शाह से। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब पनवार शासकों में संपूर्ण ताम्रपत्र व शासन देश गढ़वाली भाषा में है, जिसमें सबसे प्राचीन जगतपाल का देवप्रयाग दानपात्र है। संस्कृत साहित्य की सबसे प्राचीन रचना मान शाह के काल से मिलती है। इनके आश्रित कवि भरत ने मनोदय काव्य की रचना की थी। और दूसरी संस्कृत साहित्य रामायण प्रदीप की रचना पंडित मेधाकर शर्मा ने की थी। अब कवि भरत किसके राज दरबार में थे? वो मानशाह के दरबार में थे, हम पढ़ चुके हैं। मनोदय काव्य काफी प्रसिद्ध रचना है, पूछा जा रखा है काफी बार। ये किसके द्वारा रचित है? ये कवि भरत के द्वारा रचित है। इसी तरह रामायण प्रदीप किसके द्वारा रचित है? वो है पंडित मेधाकर शर्मा के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सुदर्शन शाह के समय वासवानंद ने प्रश्न सिंधु की रचना की। तो प्रश्न सिंधु की रचना किसने की थी? वासवानंद ने की थी। फतेह शाह का कार्यकाल हिंदी के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके समय उनके आश्रित रत्न कवि ने फतेह प्रकाश पे मतीराम ने व्रत कौमुदी की रचना की थी। तो ये याद रखिएगा, जो सबसे पहले ये याद रखिएगा, व्रत कौमुदी की रचना किसने की है? मतीराम ने की है। और हिंदी के विकास के लिए प्रसिद्ध किसके शासनकाल है? फतेह शाह का कार्यकाल है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखिएगा। गढ़ राज्य के विकास कार्य की नींव देख लेते हैं। टिहरी रियासत में जो भूमि या लगान का 7/8 राशि नगद के रूप में, जिसे मामला या रकम नाम से, और 1/8 अन्न के रूप में, जिसे विसाही बरा नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो भूमि कर या लगान होता था 7/8 है। ठीक है, 8 में से 7वां हिस्सा जो है वो भूमि कर के रूप में लिया जाता था, जो नगद होता था। ठीक है, जिसे मामला या रकम कहा जाता था। एक हिस्सा, 8 में से एक हिस्सा जो है वो अन्न के रूप में लिया जाता था, जिसे 1/8 भाग जो है अन्न के रूप में लिया जाता है, जिसे विसाही बरा नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जागीर गांव से जागीरदार व एवं मुआफी गांव से मुआफीदार कर के रूप में बरा एवं मामला लिया करते थे। ठीक है, बरा लिया करते थे या मामला लिया करते थे। राज्य कर्मचारी जैसे पटवारी है, पत्रौल आदि गांव में बरा देने की प्रथा थी। ठीक है, विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की जो प्रथा थी वो सुदर्शन शाह के टाइम पे सुदर्शन शाह ने प्रारंभ की थी। तो सुदर्शन शाह ने क्या, कौन सी विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा जो थी वो सुदर्शन शाह ने स्टार्ट की थी।
प्रताप शाह ने कोर्ट फीस के रूप में टिकट लगाने की प्रथा शुरू की थी। तो किसने कोर्ट जो फीस के रूप में टिकट लगाने की प्रथा किसने शुरू की थी? प्रताप शाह ने। और आयात निर्यात कर वसूली के लिए जगह जगह पर चौकियां बनाई थी, जिसमें वसूली का काम कौन करता था? मुंशी करता था। कस्टम सुप्रिटेंडेंट जो मुंशी के कार्य की देखभाल करता था। तो मुंशी होता था, जो चौकियां होती थी वहां से वसूली, जो आयात निर्यात का वसूली करता था। फिर मुंशी के काम में की देखभाल कौन करता था? कस्टम सुप्रिटेंडेंट करता था। ठीक है। टिहरी नरेशों के समय न्यायालय भी आय का एक स्रोत था। न्यायालय से भी आय यहाँ पर होती थी इनके टिहरी नरेशों के टाइम पे। सुदर्शन शाह ने जो है सरसरी, कलेक्टरी, छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी नामक न्यायालयों की स्थापना की थी। तो सुदर्शन शाह ने कौन कौन से न्यायालयों की स्थापना की थी? सरसरी की, कलेक्टरी की, छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना की थी। नरेंद्र शाह ने फौजदारी विवादों के लिए सेशन कोर्ट की स्थापना की थी। तो सेशन कोर्ट की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने की थी, फौजदारी विवादों के लिए, जिसका प्रमुख सेशन जज होता था। गढ़ नरेश पशु चराने वाले से घीकर या चराई कर या वनकर वसूलते थे, जिसके लिए ठेका ठेकेदारों को दिया जाता था। तो ये कर है, घीकर, चराई कर या वनकर वसूलते थे, ये गढ़ नरेश ये पशु चराने वालों से वसूला जाता था। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनका साहित्य है, कुछ ये विवरण इनका देख लेते हैं। परमार राजवंश से संबंधित साहित्य है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब फतेह प्रकाश है, उसकी रचना किसने की थी? रत्न कवि ने की थी। रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा ने की थी, हमने पढ़ा भी है, पूछा भी जा रखा है। व्रत कौमुदी मतीराम इंपॉर्टेंट है। गढ़ राजवंश मोलाराम है। प्रेमी पथिक जो है तोता कृष्ण गैरोला है। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जो है वो जटाधर या जटाशंकर। सभाभूषण हरिदत्त शर्मा। कीर्ति विलास सदानंद डबराल। सर्व संग्रह शास्त्र की रचना किसने की है? सुदर्शन शाह ने। गोरखवाणी सुदर्शन शाह ने, इंपॉर्टेंट है गोरखवाणी। जहांगीर विनोद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भरत कवि ज्योति कराए ने की थी। मनोदय काव्य काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, मनोदय काव्य जो है भरत कवि। ठीक है। और किसके कवि थे? किसके राज दरबार के कवि थे? ये मान शाह के टाइम पे थे। ठीक है। गढ़वाल जाति प्रकाश बालकृष्ण शांति भट्ट। व्रत विचार कविराज सुखदेव मिश्रा। फतेह प्रकाश ग्रंथ भूषण कवि। गढ़वाल राज्ञा वंशावली देवराज। फूलकंडी महंत योगेंद्र पुरी। भारतीय लोक साहित्य श्याम परमार। दिगलोरी दैट वॉर्ज गुज्जर कन्हैया लाल मणि कलाल मुंशी। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगिच जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स। जय विजय नाटक ये पूछा जा रखा है, जय विजय नाटक भवानी दत्त। विरह छंदमाला श्रीपुर लीलानंद कोटनाला। गढ़वीर महाकाव्य रूप मोहन सकलानी। मोछंग काव्य चक्रधर बहुगुणा, ये पूछा जा रखा है मोछंग काव्य भी। गढ़वाल का इतिहास 1928 हरिकृष्ण रतूड़ी। नरेंद्र हिंदू लॉ हरिकृष्ण रतूड़ी। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ कवि शंकर। गुलदस्त त्वारिख ई कोहो मियाँ प्रेम सिंह। गढ़वाल भूगोल हरिदत्त शास्त्री। इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल जो है वो किसके द्वारा रचित है? वो है श्री राम गोपाल। चीन पर लाल छाप शांता प्रसाद। मासिर उल उमरा समसम उद दौला के द्वारा रचित है। मासिर उल उमरा जो है ये रानी कर्णावती के शौर्य का वर्णन करती है इसमें। तो मासिर उल उमरा में रानी कर्णावती के शौर्य का वर्णन किया गया है। गोरखवाणी में गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना है गोरखवाणी। ठीक है। गढ़वीर महाकाव्य से जो सेनापति सिखोला लोधी पर आधारित पुस्तक है। प्रेमी पथिक पुस्तक जो है नरेंद्र शाह पर आधारित है। अब परमारकालीन पवाड़े हैं वो देख लेते हैं। जीतू बगड़वाल, भानु भोपुला, सूरज नाग, मालू राजुला, जगदेव परमार, रणु रोत। तो आज हमारा जो है परमार शासन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा उत्तराखंड में गोरखा शासन। इससे पहले हमारा चंद वंश में लक्ष्मी चंद और रुद्रचंद छूट गया है, उसका अलग से मैं एक लेक्चर बना दूंगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।